स्टार्ट करते हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है मेंस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 4 पार्ट है चैप्टर का। उसमें 2 क्वेश्चन आप मेंस में एक्सपेक्ट कर सकते हो। एक पार्ट है गैल्वेनिक सेल, दूसरा है इलेक्ट्रोलिटिक सेल, तीसरा है कंडक्टेंस, चौथा है जो मेमोरी बेस्ड पार्ट है। एनसीईआरटी से पढ़ना होता है फ्यूल सेल, कोरोशन एटसेट्रा। बट किसी भी 4 में से कोई भी 2 पार्ट से आपको क्वेश्चन मिल सकता है। 2 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। हम लोग स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल से। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या होता है, एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को परफॉर्म किया जाता है विद द हेल्प ऑफ बैटरी। बिना बैटरी के नहीं हो पाएगा वो रिएक्शन, हम लोग बैटरी के हेल्प से करवाते हैं। इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो हम बैटरी से एक्सट्रैक्ट करते हैं उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। गैल्वेनिक में उल्टा होता है, केमिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट किया जाता है। यहाँ पे एनोड पे एनायन जाएगा, ऐसे याद रखो। तो क्योंकि एनोड पे एनायन जाएगा यानी एनोड कैसा है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है। और कैथोड पे कैटायन जाएगा तो कैथोड कैसा है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड है। और एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होता है। ये भी याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सेटअप आप इसका समझते हो। ये एक ही कंपार्टमेंट में होने वाला प्रोसेस है। एक कंपार्टमेंट में इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होता है, उसमें हम 2 रॉड डिप करते हैं जिसको हम इलेक्ट्रोड कहते हैं, और एक बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। ये टाइप का सेटअप यूज होता है। 2 टाइप का सवाल आता है इसके अंदर कि अगर ये रॉड मैंने लिया, ये इलेक्ट्रोड मैंने लिया और ये मेरा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, तो बताओ मुझे एनोड पे क्या मिलेगा और मुझे कैथोड पे क्या मिलेगा। एक सवाल तो ये आ जाता है। और दूसरा सवाल ये आता है कि मुझे कितना अमाउंट मिलेगा, जो मुझे एनोड पे मिलेगा उसका कितना अमाउंट मिलेगा, जो मुझे कैथोड पे मिलेगा उसका कितना अमाउंट मिलेगा। तो 2 टाइप का क्वेश्चन आता है। पहला सवाल आता है क्या मिलेगा, तो वो कैसे जज करेंगे, देखो बहुत सिंपल है। जैसे आपको बोला एक्वस कॉपर सल्फेट, तो आपने देख लिया कि आपके पास क्या क्या है, कॉपर है और आपके पास क्या है, सल्फेट है और पानी है। ठीक है। अब अगर इनमें से मैं एनालाइज करूं कि एनोड पे कौन कौन जा सकता है, तो एनोड पे ऑक्सीडेशन के लिए इनमें से कौन पहुंच सकता है, सल्फेट और पानी। अंडर नॉर्मल कंडीशन, मतलब अगर सल्फेट का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा नहीं दे रखा है उस कंडीशन में सल्फेट और पानी में ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पानी का ज्यादा होता है, और इसलिए किसका ऑक्सीडेशन होता है, पानी का होता है। लेकिन अगर मान लो सल्फेट का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा दे रखा है तो सल्फेट का ऑक्सीडेशन भी हो सकता है। तो जब सल्फेट का और पानी में से पानी का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है तो ऑक्सीडेशन पानी का करेंगे, पानी के ऑक्सीडेशन से क्या मिलता है, 4H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन एंड O2। ये जो आयन यहाँ पे प्रोड्यूस होता है ये वापस से सॉल्यूशन में चला जाता है। ये जो गैस यहाँ पे प्रोड्यूस होता है ये रॉड के पास से बबल्स के फॉर्म में निकल जाता है। और ये इलेक्ट्रॉन जो एनोड पे आता है ये इलेक्ट्रॉन जाता है यहाँ से बैटरी के अंदर, और जितना इलेक्ट्रॉन एनोड से बैटरी में जाता है बैटरी उतने ही इलेक्ट्रॉन्स को कैथोड पे भेज देता है। तो एनोड में क्या मिलेगा, आपका आंसर होगा O2 गैस। H प्लस कहां चला गया, सॉल्यूशन में। अब बात करते हैं कैथोड की, कि कैथोड पे क्या मिलेगा। अगर कैथोड की बात करें तो कैथोड हमारा नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, तो कॉपर+2, और पानी पोलर सॉल्वेंट है, ये दोनों जगह जाता है। तो कॉपर+2 और पानी में रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज्यादा है, कॉपर+2 का। आप ऐसे याद रख सकते हैं कि अगर पानी के साथ सल्फेट, नाइट्रेट, फॉस्फेट हुआ तो उनका नहीं करके पानी का ऑक्सीडेशन करना है। और एक्टिव मेटल का रिडक्शन पोटेंशियल पानी से कम होता है। ठीक है। तो जैसे अगर रिडक्शन पोटेंशियल की बात करें तो अगर कोई एक्टिव मेटल दे रखा है और पानी दे रखा है तो पानी का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा और पानी का रिडक्शन होगा। अगर कोई और मेटल दे रखा है जैसे कि कॉपर एक्टिव मेटल नहीं है तो कॉपर का रिडक्शन होगा क्योंकि उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। ठीक है। तो यहाँ पे कॉपर का रिडक्शन हो जाएगा।
ये कॉपर जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा ये बैटरी ने भेजा है, और बैटरी में पहले कहां से गया था, एनोड से गया था। और यहाँ पे कॉपर सॉलिड मिलेगा, जब भी कोई सॉलिड मिलेगा उसी रॉड पे डिपॉजिट हो जाएगा, कोई गैस मिलेगा उस रॉड के पास से बबल्स के फॉर्म में निकल जाएगा, कोई आयन मिलेगा सॉल्यूशन में वापस चला जाएगा। तो आपसे पूछेगा कैथोड पे क्या मिला, कॉपर सॉलिड गॉट डिपॉजिटेड। आपको बोलेगा सॉल्यूशन कैसा हो गया, तो आप बोलोगे सॉल्यूशन में H+ के वापस जाने से सॉल्यूशन कैसा हो गया, एसिडिक हो गया। तो ये भी आपसे पूछ सकता है कि इस सिनेरियो में फाइनल सॉल्यूशन कैसा होगा, एसिडिक होगा। फाइनल सॉल्यूशन कैसा होगा, एसिडिक होगा। ठीक है, अगले सवाल पे आ जाते हैं। अगला है एक्वस कॉपर सल्फेट ही दिया है, लेकिन इस बार कॉपर इलेक्ट्रोड दिया है। अगेन आई एम अज्यूमिंग कि कॉपर सल्फेट का कॉन्सेंट्रेशन ठीक ठाक है, ज्यादा नहीं है, मतलब सल्फेट पानी के सामने अभी भी लेस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वाला है, ये मैं मान के चल रहा हूं। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पे एनोड पे बात करूं, तो एनोड पे क्या करना है, ऑक्सीडेशन करना है। अब यहाँ पे एनोड पे कौन कौन पहुंचा ऑक्सीडेशन के लिए, सल्फेट, पानी, और इस बार एनोड खुद किसका बना हुआ है, कॉपर का बना हुआ है। ध्यान रखेंगे कुछ इलेक्ट्रोड्स इनर्ट होते हैं, खुद रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, बट कुछ इलेक्ट्रोड्स एक्टिव होते हैं जो खुद भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, और कॉपर उनमें से खुद भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। तो यहां पे कॉपर भी ऑक्सीडाइज हो सकता है। अब इन तीनों में जब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देखेंगे तो सबसे ज्यादा कॉपर का ही आएगा। एनोड पे किसका ऑक्सीडेशन होगा, कॉपर का, और वो क्या बनेगा, Copper+2 एंड इलेक्ट्रॉन विल बी रिलीज्ड। ये कॉपर एक्चुअली कहां से आ रहा है, रॉड से आ रहा है। ये रॉड ही आपने किसका लिया हुआ है, कॉपर का लिया हुआ है। सो दैट इज एनोड। अगर यहां पे बात करें कि कैथोड पे क्या होगा, कैथोड पे क्या होगा, तो कैथोड पे आपके पास कौन कौन पहुंचेगा, Copper+2 सॉल्यूशन में से, और पानी। रॉड भी कॉपर का है, लेकिन कॉपर को फर्दर रिड्यूस तो नहीं कर सकते, तो Copper+2 और पानी में रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज्यादा है, Copper+2 का। तो कैथोड पे रिडक्शन किसका होगा, Copper+2 का होगा। इलेक्ट्रॉन लेके कॉपर सॉलिड के फॉर्म में डिपॉजिट हो जाएगा। तो कैथोड पे कॉपर डिपॉजिट हो जाएगा, और एनोड पे कॉपर रॉड में से सॉल्यूशन में आएगा। तो ये आपने कहा पढ़ा होगा, कॉपर रिफाइनिंग के केस में अगर कॉपर से ऊपर वाला कोई मेटल उसमें इम्प्योरिटी के तौर पे प्रेजेंट होता है, तो वो कॉपर से पहले ऑक्सीडाइज होकर सॉल्यूशन में आ जाता है, और जो कॉपर के नीचे वाला मेटल होता है वो कहां चला जाता है, एनोड मट में। ये सब आप मेटलर्जी में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ये कुछ सिनारियो हो गया। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है। क्लोराइड है आपके पास, Na+ है, और पानी, और इसमें आप जानते हैं कि क्लोराइड और पानी में अगर आप वैसे देखिएगा तो आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पानी का ज्यादा मिलेगा, लेकिन पानी के केस में एक प्रॉब्लम होता है, एनसीईआरटी में भी गिवन है, दैट इज कॉल्ड ओवर वोल्टेज। और इसी वजह से जब हम लोग यहां पे एनोड की बात करेंगे, तो एनोड पे ऑक्सीडेशन के लिए कौन कौन पहुंचेगा, क्लोराइड और पानी, और ओवर वोल्टेज की वजह से क्लोराइड आगे चला जाता है पानी से, और यहाँ पे ऑक्सीडेशन किसका हो जाता है, क्लोराइड का हो जाता है। क्लोराइड के ऑक्सीडेशन से इसमें आपको क्या मिलेगा, क्लोरीन गैस मिलेगा, इलेक्ट्रॉन विल बी रिलीज्ड। ये एनोड पे हो गया। आपसे पूछेगा एनोड पे क्या मिला, क्लोरीन गैस। और कैथोड पे क्या होगा, तो कैथोड पे तो वापस से वही बात है, Na+ पहुंचा, और कौन पहुंचा, पानी। एंड आपको पता है कि एक्टिव मेटल के मुकाबले पानी का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है, तो इस बार रिडक्शन किसका होगा, पानी का होगा। पानी के रिडक्शन से क्या मिलेगा, तो पानी के रिडक्शन से मिलता है हाइड्रोजन गैस। ये आप बोलेंगे कि कैथोड पे लिबरेट हुआ, और OH- भी मिलता है, यहां पे OH- भी मिलता है। ये सॉल्यूशन में
वापस चला जाएगा और सॉल्यूशन को क्या बना देगा, बेसिक। यानी इसमें जो आपका फाइनल सॉल्यूशन होगा उसका नेचर क्या होगा, अल्कलाइन। फाइनल सॉल्यूशन विल बी अल्कलाइन। सो दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। ये तो सिंपल है। तो इस टाइप के आप एस्पेक्ट्स देख सकते हैं। यहां हमने कुछ केसेस देखे जिसमें हम लोग ये सोच रहे थे कि क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा एनोड या कैथोड पे। अब आता है कितना मिलेगा, उसके लिए फैराडेज लॉ, दो लॉ दिया है फैराडे ने। मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड इज प्रोपोर्शनल टू चार्ज पास्ड थ्रू द बैटरी। एनोड से इलेक्ट्रॉन बैटरी में जाता है और बैटरी से कैथोड पे आता है। तो जितना ज्यादा चार्ज बैटरी के थ्रू पास होगा उतना ज्यादा एनोड और कैथोड पे सब्सटेंस डिपॉजिट या लिबरेट होगा। और दूसरा, अगर सेम अमाउंट ऑफ चार्ज हम लोग दो तीन सेल से पास कर रहे हैं तो उसमें जो मास डिपॉजिट होगा या लिबरेट होगा दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट मास ऑफ द सब्सटेंस। तो ये दो चीज है, जो दो लॉ है जो हम लोग फैराडे में पढ़ते हैं। बट अगेन फैराडे के लॉ का इतना क्वेश्चन सॉल्विंग में यूज आता नहीं है। जैसे अगर मान लीजिए आपसे क्वेश्चन सॉल्विंग में पूछा कि मान लीजिए इस टाइप का कुछ क्वेश्चन आ गया, जैसे आपको इस कॉपर सल्फेट वाला एग्जांपल ले लेते हैं, यूजिंग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। तो आपको जब ये बताना है कि कॉपर कितना डिपॉजिट हुआ कैथोड पे, तो आप सिंपल सा मोल कॉन्सेप्ट यूज कीजिए कि भाई कॉपर प्लस टू इलेक्ट्रॉन गिव्स कॉपर। अगर 2 मोल इलेक्ट्रॉन हम लोग कैथोड पे भेजेंगे तो 1 मोल कॉपर डिपॉजिट होगा। 1 मोल कॉपर का मास अपने को पता ही है, जो उसका एटॉमिक मास है, ग्राम एटॉमिक मास, उससे रिलेट कर लेंगे। ये इलेक्ट्रॉन का आइडिया कैसे लगेगा, तो ये बहुत सिंपल है। 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1 फैराडे। और ये 1 फैराडे क्या होता है, ये होता है 96,500 कूलम। तो अगर आपको क्वेश्चन में करंट गिवन है एम्पियर में, टाइम लेना है सेकंड में, तो आप इनको क्वेश्चन में जो गिवन होगा उसको मल्टीप्लाई कीजिए और यहां से आपको चार्ज मिल जाएगा कूलम में। एक बार चार्ज कूलम में आपको मिल गया तो उससे आप फैराडे निकाल लीजिए और फैराडे से क्या मिल जाएगा, सीधा सीधा मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक बार आपको मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल गया तो वो सब्सटेंस कितना डिपॉजिट या लिबरेट हुआ है उसका पता भी चल जाएगा। एक तरीका तो ये हो सकता है और एक ये हो सकता है, क्योंकि आप ये जानते हैं कि एनोड से इलेक्ट्रॉन निकल के बैटरी में जाता है, बैटरी से कैथोड पे जाता है। तो ऐसा भी हो सकता है कि कैथोड का अगर अमाउंट निकालना है, कैथोड पे कितना सब्सटेंस डिपॉजिट हुआ है अगर ये निकालना है, तो आपको क्वेश्चन में ये दे दे कि एनोड पे कितना सब्सटेंस लिबरेट हुआ है। अगर एनोड का आइडिया है तो एनोड से जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहा है वही कहा जा रहा है, कैथोड पे। तो जो इलेक्ट्रॉन एनोड से निकला वो कैथोड पे गया, और कैथोड का अगर आपको इलेक्ट्रॉन पता चल गया तो वहां से कैथोड पे जो भी सब्सटेंस डिपॉजिट होगा आप उसका भी बता सकते हैं। क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पूछा है तो सबसे पहले तो आप रिएक्शन लिख लो, नाइट्रोबेंजीन टू एनिलीन। नाइट्रोबेंजीन plus 6H plus 6 electron gives aniline। अब देखो इसमें बहुत सिंपल है, तुमको अगर ये रिएक्शन नहीं भी पता है तो भी हो जाएगा। रिएक्शन जानने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे सिर्फ नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रहा है तो उस पर फोकस करो। देखो इधर जो भी है वो तो इसमें भी है। अब बचा क्या, ये NO2 वाला पार्ट। ये NO2 वाले पार्ट को अगर देखोगे तो एक डबल बॉन्ड और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। तो अब सबसे पहले क्या करोगे, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। कैसे निकालोगे, डबल बॉन्ड के लिए O को -2, नाइट्रोजन को +2। चलो इधर कार्बन है फिनाइल के अंदर, तो कार्बन नाइट्रोजन में ज्यादा कौन है, नाइट्रोजन, तो इसको -1, इसको +1।
कोऑर्डिनेट बॉन्ड अगर बिना एरो हेड के लिखा जाए, अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बिना एरो हेड के लिखा जाए तो हेड पे माइनस और टेल पे प्लस, और बॉन्ड के लिए माइनस प्लस। देख, एक माइनस प्लस जो आया वो खाली एरो हेड को हटाने के लिए आया, और एक माइनस प्लस आया बॉन्ड की वजह से, कि बॉन्ड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव को बॉन्ड के लिए -1 और लेस को +1। वैसे करेंगे तो इस नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगा +3, और जब वैसे ही यहां निकालोगे तो यहां आ जाएगा -3, +1 कार्बन है तो +1, तो ये -3। तो तुम अगर +3 से -3 गए तो क्या 6 इलेक्ट्रॉन लगेगा? तो बस यही इस क्वेश्चन में एकमात्र इंपॉर्टेंट चीज है कि इलेक्ट्रॉन कितना लगेगा, वो आप ऑक्सीडेशन स्टेट से सोच सकते थे। अगर एग्जैक्टली रिएक्शन ना भी पता हो तो भी हो जाएगा। और 12.3 ग्राम, इसका मोलार मास 123 है, तो ये मोल कितना हो गया? 0.1 मोल। अब एक को लगता है 6 इलेक्ट्रॉन, तो 0.1 मोल को कितना इलेक्ट्रॉन लगेगा? 0.6 मोल इलेक्ट्रॉन। और 0.6 मोल इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज क्या होना चाहिए? तो अभी मैंने बताया था कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1 फैराडे, तो 0.6 का 0.6 फैराडे, और अगर कूलम में निकालना है तो 0.6 इंटू 96 500, तो ये कैलकुलेट करके आ रहा है 57,900। लेकिन एक और बात इंपॉर्टेंट है कि करंट एफिशिएंसी तो सिर्फ 50% है। मतलब इतना चार्ज अगर आपको चाहिए, तो क्योंकि करंट एफिशिएंसी सिर्फ 50% है, तो एक्चुअली जो चार्ज पास किया गया होगा वो इसका डबल किया गया होगा। तो एक्चुअली जो क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आपका आंसर होगा दैट विल बी 57,900 इंटू 2, तो ये मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 115800 कूलम। दिस इज द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और दूसरा, इफ द पोटेंशियल ड्रॉप इज 3 वोल्ट, हाउ मच एनर्जी विल बी कंज्यूम्ड? तो आपको पता है एनर्जी इज इक्वल टू QV। अगर आपको ये पता है कि जो टोटल चार्ज है वो कितना है 115800, और पोटेंशियल ड्रॉप है 3 वोल्ट का 347400 जूल। क्या दे रखा है? Cadmium amalgam is prepared by electrolysis of solution of CdCl2 using mercury cathode. How long should a current of 5 ampere be passed in order to prepare 12% cadmium amalgam on a cathode of 2 gram mercury? और कैडमियम दे रखा है 112.4, उसका एटॉमिक वेट होता है। तो बहुत सिंपल है, आपको कैडमियम अमलगम बनाना है, मर्क्यूरी कैथोड है, यानी उस पे कैडमियम डिपॉजिट करना है। अब आपको ये पता है कि 12% कैडमियम अमलगम बनाना है, मतलब 12 is basically mass of cadmium deposited on the electrode divided by total mass, which is basically mass of cadmium plus mass of mercury, और परसेंटेज है तो इंटू 100। इसमें आपको और इंफॉर्मेशन ये दे रखा है कि मर्क्यूरी का मास जो है वो 2 ग्राम है। यहां से आप जब सॉल्व कीजिएगा तो आपको मास ऑफ कैडमियम मिलेगा। मास ऑफ कैडमियम निकालने के बाद आप उसका मोल निकाल सकते हैं एटॉमिक वेट से डिवाइड करके। तो यहां से आपको मोल ऑफ कैडमियम मिल जाएगा विच इज मास बाय 112.4। अब आपको ये पता है कि डिपॉजिट करना कहां से है? CdCl2 से, मतलब कैडमियम ऑलरेडी +2 में है, उसको 2 इलेक्ट्रॉन दीजिएगा तो कैडमियम बन जाएगा। इसका ये मतलब है कि 2 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए मुझे 1 मोल कैडमियम को डिपॉजिट करने के लिए। मुझे कैडमियम का मोल पता चल चुका होगा, मान लो X है, तो 1 के लिए इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है 2, तो X मोल के लिए इलेक्ट्रॉन कितना चाहिए होगा? 2X।
तो अगर 2x मोल इलेक्ट्रॉन मुझे चाहिए तो चार्ज कितना हो गया 2 फैराड। और क्वेश्चन में पूछा है टाइम के बारे में, तो पहले फैराडे को कूलम में चेंज कर लो। तो 2 इंटू 96,500 ये कूलम में चार्ज आ गया। और चार्ज किसके इक्वल होता है करंट इंटू टाइम, जिसमें करंट कितना दे रखा है 5 एम्पियर। तो यहां से आप टाइम निकाल लेंगे। ये टाइम निकालने पे कुछ 93.5 सेकेंड्स के आसपास आता है। एक और चीज, ये 2x मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज 2x फैराडे होगा। मैं वो x लिखना भूल गया था, यहाँ पे एक x भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। x मोल मतलब ये x का वैल्यू पता है आपको। आंसर रफली 93.5 सेकेंड्स आ जाता है। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस, ठीक है, ये भी सिंपल पार्ट है, इसको भी देख लेते हैं। तो अपने को पता है कंडक्टेंस क्या होता है 1 अपॉन रेजिस्टेंस, कप्पा क्या होता है 1 अपॉन रेजिस्टिविटी। कप्पा और कंडक्टेंस और सेल कांस्टेंट में क्या रिलेशन होता है, कप्पा इज इक्वल टू जी जी स्टार। जी स्टार क्या है सेल कांस्टेंट लेंथ अपॉन एरिया। लेंथ किसका, वो सेपरेशन जो होता है प्लेट्स के बीच में उसका, और एरिया वो प्लेट का क्रॉस सेक्शनल एरिया। कप्पा क्या होता है कंडक्टेंस ऑफ यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन अगर हम लोग ले ले और उसका कंडक्टेंस मेजर करें तो वो क्या आएगा कप्पा बोला जाएगा, ठीक है। लैम्डा एम क्या होता है, ये होता है कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन जिसमें वॉल्यूम फिक्स नहीं है, वॉल्यूम कितना भी हो सकता है, लेकिन इसमें 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट होना चाहिए। 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट अगर प्रेजेंट है तो उस सॉल्यूशन के कंडक्टेंस को लैम्डा एम बोलते हैं। और अगर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है तो उसके कंडक्टेंस को कप्पा बोलते हैं। If solution is diluted by n times, kappa decreases by n times। ध्यान रखिएगा काफी कंफ्यूजिंग है। कप्पा डाइल्यूशन पे घटता है, लैम्डा एम डाइल्यूशन पे बढ़ता है, क्योंकि कप्पा में क्या होता है जैसे आपने सारा इलेक्ट्रोलाइट 1 ml में ही मिला रखा था, अब उसकी वजह से कंडक्टेंस आ रहा था। अब आप जैसे उसको डाइल्यूट कीजिएगा, मान लीजिए 9 टाइम्स डाइल्यूट कर दिए, तो वो उतना ही इलेक्ट्रोलाइट अब 9 ml में चला गया। बट कप्पा तो अभी भी उसमें से 1 ml के कंडक्टेंस को ही बोलेंगे। तो जो इलेक्ट्रोलाइट है क्योंकि वो डिस्पर्स हो गया और आपके यूनिट वॉल्यूम में कम बचा, तो क्या हो जाता है डाइल्यूट करने से कप्पा की वैल्यू भी घट जाती है। रिलेशन भी सिंपल है, लैम्डा एम इज कप्पा इनटू वी, जिसमें वी क्या होता है, वी इज दैट सॉल्यूशन जिसमें 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, लैम्डा एम इज कप्पा इनटू 1000 बाय मोलारिटी। ये कब यूज करेंगे, जब कप्पा आपको सीजीएस में गिवन हो और यहां भी आपको सीजीएस में साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स में लैम्डा एम मिलेगा। सिमिलरली अगर मीटर में गिवन है तो यहां भी आपको साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स मिलेगा लैम्डा एम, और यहां 1000 नीचे आएगा। ध्यान रखिएगा सेंटीमीटर में 1000 ऊपर और मीटर में 1000 नीचे। अगर यूनिट डेसीमीटर है तो 1000 आएगा ही नहीं, ध्यान रखिएगा। लैम्डा एम जैसे 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट जितने सॉल्यूशन में प्रेजेंट था उसके कंडक्टेंस को बोलते थे, वैसे ही लैम्डा इक्यू एक इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट जितने सॉल्यूशन में प्रेजेंट होगा उसके कंडक्टेंस को बोलेंगे। जैसे लैम्डा एम का फॉर्मूला कप्पा इनटू 1000 बाय मोलारिटी था, वैसे ही लैम्डा इक्यू का फॉर्मूला कप्पा इनटू 1000 बाय नॉर्मैलिटी होगा। अच्छा, ये फॉर्मूला कब होगा, जब अगेन सारी चीजें सीजीएस में हो। जब चीजें एसआई में होंगी तो वो 1000 नीचे आ जाएगा। लैम्डा एम और लैम्डा इक्यू का क्या रिलेशन है, लैम्डा एम और लैम्डा इक्यू का क्या रिलेशन है, याद रखिएगा लैम्डा एम इज लैम्डा इक्यू इनटू एन फैक्टर। लैम्डा एम बाई लैम्डा एम नॉट क्या होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है। लैम्डा एम नॉट क्या है, लैम्डा एम नॉट का मतलब है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। मतलब ये है कि ये इलेक्ट्रोलाइट अगर मैंने 1 मोल डाल दिया तो इसका मैं मैक्सिमम कंडक्टिविटी कितना अचीव कर सकता हूं, तो डेफिनेटली वो कब अचीव होता है जब मैं सॉल्यूशन को
इनफाइनाइटली डाइल्यूट कर देता हूं, और वो लिमिटिंग होता है, उससे ज्यादा कंडक्टिविटी हम उस इलेक्ट्रोलाइट के केस में उस सॉल्वेंट के साथ अचीव नहीं कर सकते। जैसे मैंने अभी अभी आपको बताया, लैम्डा एम डाइल्यूशन पे बढ़ता है, जब आप कॉन्सेंट्रेशन को कम करते हो उसी को डाइल्यूशन कहते हैं। आपको दिख रहा है कि स्ट्रॉन्ग में तो बहुत ही थोड़ा बढ़ता है, लेकिन वीक में बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि स्ट्रॉन्ग जो है उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑलरेडी 1 होता है, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन नहीं बढ़ता है, बस आयंस के बीच का सेपरेशन बढ़ता है, जिसकी वजह से थोड़ा सा कंडक्टेंस बढ़ जाता है। लेकिन वीक में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ही कम होता है, तो जैसे जैसे आप डाइल्यूट करते हैं वो डिसोसिएट होता जाता है, और आयंस के बढ़ने की वजह से उसमें कंडक्टेंस ज्यादा बढ़ता है। लेकिन एक वीक में डिसएडवांटेज भी है कि वो लीनियरली नहीं बढ़ता, जबकि स्ट्रॉन्ग कैसे बढ़ता है? लीनियरली बढ़ता है। कोलरॉश लॉ, अगर आपको किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी पूछा है तो सीधा क्या कीजिए, वो जैसे 1 मोल AX BY लीजिएगा तो X मोल AY प्लस और Y मोल BX माइनस मिलेगा। तो 1 मोल का जो भी है, और लैम्डा एम नॉट फॉर AY प्लस अगर आपको पता है, उसको आप 1 मोल से जो भी मिला उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। सिमिलरली फॉर BX माइनस, मैं यहाँ पे फिर से करके दिखा देता हूं। जैसे आपने 1 मोल AX BY लिया, तो जब ये डिसोसिएट होगा तो आपको मिलेगा X मोल AY प्लस, और आपको मिलेगा Y मोल BX माइनस। और अगर आपको AY प्लस का लैम्डा एम नॉट पता है तो उसको X से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और अगर आपको BX माइनस का लैम्डा एम नॉट पता है तो उसको Y से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपको ये सॉल्ट का लैम्डा एम नॉट मिल जाएगा। ध्यान ये रखिएगा कि अगर लैम्डा EQ नॉट निकाल रहे हैं तो ये X और Y से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। ऐसा क्यों है? क्योंकि जब आप एक इक्विवेलेंट AX BY को ब्रेक करते हैं तो आपको एक इक्विवेलेंट ही मिलता है, किसका? AY प्लस का, और एक इक्विवेलेंट ही मिलता है किसका? BX माइनस का। दैट इज लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। तो उसमें यहां पे X और Y से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं होती है। KA KB ये सब कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो बहुत आसान है। कोलरॉश लॉ की हेल्प से लैम्डा एम नॉट निकालते हैं। दिया कैसे होता है? 3 सब्सटेंस का दिया होता है, चौथे वाले का आपको पूछता है, तो चारों को मिला के एक रिएक्शन लिखना है, और जो वो रिएक्शन फीजिबल हो या नहीं हो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस बैलेंस होना चाहिए। और जो एरो बीच में आप रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के डालते हैं उसको इक्वल टू कर दीजिए। जो रिएक्टेंट्स हैं, जो प्रोडक्ट्स हैं, जो वैल्यू लैम्डा एम नॉट की पता है वो रख दीजिए, जो नहीं पता है वो निकल के आ जाए। एक बार लैम्डा एम नॉट निकाल लिया तो अब रुक जाइए। अब कप्पा फिगर आउट कीजिए। क्वेश्चन में 2 कप्पा दिया हो सकता है, एक सॉल्यूशन का और एक वाटर का। आपको चाहिए इलेक्ट्रोलाइट का। अगर 2 कप्पा गिवन नहीं है, एक ही गिवन है, तो उसको इलेक्ट्रोलाइट का मान की सीधा यूज कर लीजिए। बट अगर 2 कप्पा गिवन है, मतलब एक सॉल्यूशन और एक वाटर का गिवन है, तो यहां से पहले इनको माइनस करके इलेक्ट्रोलाइट का कप्पा निकालिए, इधर डालिए, यहां से लैम्डा एम मिलेगा। लैम्डा एम नॉट पहले ही निकाल चुके थे, उसको डिवाइड कीजिए, अल्फा मिलेगा। और के क्या आता है? सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। तो ये अल्फा को यहाँ यूज कीजिए, यहाँ से के मिल जाएगा। केएसपी के केस में थोड़ा और इजी है। वहां पे लैम्डा एम और लैम्डा एम नॉट को इक्वल ले लीजिए, क्योंकि सॉल्ट जो है वो हमेशा 100% ही डिसोसिएट होता है, तो उसमें अल्फा जो रहा होगा वो 1 ही रहा होगा। और फिर उसको सीधा ही कप्पा इंटू 1000/s कर लीजिए। ऑब्वियसली मैंने ये जो फॉर्मूलाज लिखे हैं, ये मान के लिखे हैं कि मुझे डेटा किस में गिवन है? CGS में गिवन है, इसलिए मेरा 1000 ऊपर आ रहा है। वो श्योर नहीं है, वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि CGS में गिवन है या SI में गिवन है, 1000 ऊपर लेना है या नीचे लेना है, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। आयनिक मोबिलिटी, आयनिक मोबिलिटी का मतलब होता है एक आयन यूनिट पोटेंशियल ग्रेडियंट में यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है। वो कैसे निकालते हैं? स्पीड बाय पोटेंशियल ग्रेडियंट। V/D क्या है यहाँ पे? पोटेंशियल ग्रेडियंट है। आयनिक मोबिलिटी ऐसे भी निकाल सकते हैं, लैम्डा एम नॉट बाय फैराडे।
H प्लस और OH माइनस का आयनिक मोबिलिटी सबसे ज्यादा होता है, इसको कहते हैं ग्रोथस कंडक्टेंस, क्योंकि इनका जंप मूवमेंट होता है, ये ट्रैवल नहीं करते हैं, ये बॉन्ड बना के ट्रैवल करते हैं। आयन जो बाकी आयन्स होते हैं वो ट्रैवल करते हैं लिटरली, और एक्चुअली आयन्स की मोबिलिटी काफी कम होती है, मतलब काफी घंटों में वो थोड़ा ही डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं। एक तो उसका प्रॉब्लम है कि उसका जो रेडियस है वो भी बहुत कम है, और दूसरा प्रॉब्लम है कि वो काफी हाइड्रेट हो जाते हैं आपको सॉल्यूशंस में, तो मोबिलिटी कम ही रहती है। लेकिन H प्लस और OH माइनस का मोबिलिटी हाई होता है, बिकॉज ये एक्चुअली ट्रैवल नहीं करते, बॉन्ड बना बना के ऐसा लगेगा आपको कि मूव कर रहा है, दैट इज कॉल्ड ग्रोथस कंडक्टेंस। तो ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन इन AgA KSP दे रखा है, AgB KSP दे रखा है, has conductivity of this and limiting molar conductivity of Ag plus and A minus are this and this respectively, then what will be the limiting molar conductivity of B minus? अच्छा है, अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आपको दिख रहा है AgA और AgB साइमल्टेनियस सॉलिडिटी, ठीक है। तो AgA को अगर ब्रेक करेंगे तो क्या मिलेगा, Ag प्लस और Ag प्लस और A माइनस। अगर इसका सॉलिडिटी S1 है तो ये क्या मिल गया, S1 और सिमिलरली अगर AgB को ब्रेक करेंगे तो क्या मिलेगा, Ag प्लस और B माइनस। और अगर इसका सॉलिडिटी S2 है तो ये दोनों कितना कितना मिल गया, S2 ये मिल गया। अब Ag प्लस दोनों में कॉमन है तो ये S2 को वहां ऐड कर दीजिए और वो S1 को यहां ऐड कर दीजिए। इस तरह से आप दोनों के Ag प्लस को इक्वल कर दीजिए, साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम। और इसका KSP जो है वो हो जाएगा S1 इंटू S1 प्लस S2, और दिस इज फॉर AgA, और इसका जो KSP है वो हो जाएगा, इसको चलो KSP1 और KSP2 कह देते हैं, ये हो जाएगा S2 इंटू S1 प्लस S2। तो दो चीजें हो सकती हैं, अगर आप इनको ऐड कर दीजिएगा तो S1 प्लस S2 का स्क्वायर आ जाएगा KSP1 प्लस KSP2। तो एक रिलेशन आ गया कि S1 प्लस S2 is equal to root under KSP1 प्लस KSP2, वो उन दोनों को ऐड करने से आया, ठीक है। और अगर उनको डिवाइड कर दीजिएगा तो वहां से आ जाएगा KSP1 बाई KSP2 is equal to S1 by S2। ये दोनों से अब आप सॉल्व करके S1 और S2 दोनों निकाल सकते हैं। क्यों, KSP1 और KSP2 की वैल्यू गिवन है आपको, ये दोनों। अब आप इनको यूज करके सॉल्व करके S1 और S2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। सॉलिडिटी आपको मिल गया, और उसके हिसाब से आपको ये पता पड़ गया कि Ag प्लस कितना प्रेजेंट है सॉल्यूशन में, A माइनस कितना प्रेजेंट है और B माइनस कितना प्रेजेंट है। बस हो गया सवाल, आपको सीधा क्या यूज करना है। अच्छा चलिए मैं फाइंड आउट ही कर देता हूं। फाइंड आउट करेंगे तो KSP1 और KSP2 का ऐड करके अगर एवरेज लेंगे तो ये सॉल्व करके कितना आ रहा है, ये आ रहा है 2 इंटू 10 की पावर -7। अच्छा ये सॉल्व करके क्या आ रहा है, ये सॉल्व करके आ रहा है 3। अब S1 क्या हो गया 3S2, S1 क्या हो गया 3S2, तो 3S2 प्लस S2 यानी 4S2 is equal to 2 इंटू 10 की पावर -7। तो S2 क्या हो गया भाई 0.5 इंटू 10 की पावर -7। S1 प्लस S2 इतना है तो S1 कितना हो गया, ये हो गया 1.5 इंटू 10 की पावर -7।
तो यहाँ पे अब क्या है कि ये जो सॉलिबिलिटी की वैल्यू निकल के आई है, ये आई है मोल पर लीटर में। लेकिन ध्यान रखिएगा, मुझे आगे का कैलकुलेशन ये दिखा रहा है यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी मुझे चाहिए मोल पर एमएल में। तो जब आप इसको मोल पर एमएल में चेंज कीजिएगा तो बाई 1000 करना पड़ेगा, एंड दिस विल बिकम 1.5 इंटू 10 की पावर -10। दिस विल बिकम 0.5 इंटू 10 की पावर -10। और इसके बाद अब आपने ये मोल पर एमएल में निकाल लिया, अब आप सीधा सीधा यूज कर सकते हैं। तो अब क्या करेंगे, तो अब आपको पता है टोटल कंडक्टिविटी दिखा रहा है 375 इंटू 10 की पावर -10, एंड दैट विल बी इक्वल टू Ag प्लस का कंडक्टिविटी, और वो कितना आएगा, तो यहाँ पे S1 प्लस S2, दैट विल बी 2 इंटू 10 की पावर -10 इंटू मोलार कंडक्टिविटी कितना है Ag प्लस का 60 प्लस A माइनस का S1 विच इज 1.5 इंटू 10 की पावर -10, और उसका मोलार कितना है 80 प्लस B माइनस का विच इज S2 विच इज 0.5 इंटू 10 की पावर -10, और उसका मोलार आपसे पूछा है। ये आप जब सॉल्व करके निकालेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 270। चलिए, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एन ब्यूटाइलिक एसिड, ये गिवन है। ये एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट है, आप इसको Ka बुला सकते हैं। एंटी मोलार कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ये होता है भाई लैम्डा एम नॉट, मोलार कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ये क्या है, लैम्डा एम नॉट। इसकी भी वैल्यू गिवन है। द स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ दिस एसिडिक सॉल्यूशन, बहुत आसान, कुछ खास नहीं है। एसिड के लिए Ka कैसे लिखते हैं, C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। अल्फा को 1 के सामने नेग्लेक्ट करके देखते हैं क्या होता है। यहां से अल्फा अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल आ जाएगा, Ka बाई कॉन्सेंट्रेशन के। क्वेश्चन में आपको Ka गिवन है विच इज 1.6 इंटू 10 की पावर -5। साइमल्टेनियसली आपको कॉन्सेंट्रेशन भी गिवन है 0.01, so this will become 1.6 into 10 की पावर -3, that is 16 into 10 की पावर -4, that is 4 into 10 की पावर -2। 0.04 जो है वो आ गया आपका अल्फा। अगर आपको अल्फा मिल गया तो अब आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। अल्फा क्या होता है, लैम्डा एम बाई लैम्डा एम नॉट। अल्फा आपको पता है 0.04, लैम्डा एम आपको फाइंड आउट करना है। इवेंचुअली कपा फाइंड आउट करना है, बट कपा के लिए लैम्डा एम चाहिए। लैम्डा एम नॉट क्वेश्चन में गिवन है 380 इंटू 10 की पावर -4। तो यहां से आप लैम्डा एम निकाल सकते हैं, ये आ जाएगा 380 इंटू 4 इंटू 10 की पावर -6। ठीक है, इतना आ गया लैम्डा एम। और लैम्डा एम और कपा में क्या रिलेशन है, अच्छा ये सब कुछ मीटर में चल रहा है, तो लैम्डा एम और कपा में क्या रिलेशन है, लैम्डा एम इज इक्वल टू कपा बाई 1000 इंटू मोलैरिटी। So you have lambda m, which is this. So up 38 into 4 will be 120, and 32 152 into 10 की power -5 is equal to kappa by 1000 into molarity is 10 की power -2। तो यहां से कप्पा क्या आ जाएगा, यहां से कप्पा आ जाएगा 152 into 10 की पावर -5।
4।